आज इस वीडियो में हम आपको मतगणना से संबंधित परिशिष्ट 3 से लेकर परिशिष्ट 13 तक के सारे प्रपत्रों को आप कैसे और कब कब भरेंगे के बारे में बताएंगे। हम इस पूरी मतगणना प्रक्रिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला मतगणना के प्रारंभ में, दूसरा मतगणना के दौरान और तीसरा मतगणना के अंत में। तो मेन मतगणना शुरू करने से पहले आपको क्या कार्य करने होंगे, मतगणना करते समय आपको क्या कार्य करने होंगे और साथ में कौन से प्रपत्र भरने होंगे, और मतगणना समाप्ति पर आपको कौन सा प्रपत्र भरना होगा। आइए इसको स्टेप वार समझते हैं। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर मतगणना प्रक्रिया से संबंधित कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे किस स्टेप में आपको कौन सा प्रारूप भरना है। देखिए, हमने शुरुआत में कहा था कि इस पूरी मतगणना प्रक्रिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक मतगणना के प्रारंभ में, दूसरा मतगणना के दौरान और तीसरा मतगणना की समाप्ति पर। तो देखिए, मतगणना प्रारंभ करने से पहले आपको कौन सी तैयारियां करनी होगी, किन बातों का ध्यान रखना होगा, पहले आइए उसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला कि मतगणना स्थल पर लाई गई मतपेटिकाओं की सील आदि की जांच कर लेनी चाहिए। देखिए, जब भी स्ट्रांग रूम से मतपेटिकाएं आपके सम्मुख आएंगी तो सबसे पहले आपको मतपेटिका को देख लेना होगा कि उसकी जो सील है या उस पर जो मुहर लगी है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके साथ में कोई छेड़खानी या गड़बड़ी तो नहीं हुई है। इसके लिए चारों मतगणना अधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक और अगर वहाँ पर सहायक निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी उपस्थित हों तो सभी लोग इस चीज़ की जांच कर लें। इसमें दूसरा है कि उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं को ऐसा अवसर देना चाहिए कि वे मतपेटिकाओं को उनकी मुहरों के ठीक होने की संतुष्टि के लिए निरीक्षण कर लें। जो काम आपने किया, जिस तरह से आपने निरीक्षण किया, तो ये अवसर आपको उस समय उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता जो भी उपस्थित हो उसको भी ये अवसर देना चाहिए कि वो मतपेटिका का निरीक्षण कर ले। इसमें तीसरा है कि निर्वाचन अधिकारी को स्वयं इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिए कि मतपेटिकाओं में गड़बड़ी नहीं की गई है। ऐसी दशा में जब मतपेटिकाओं में गड़बड़ी की गई हो, निर्वाचन अधिकारी नियमावली 1994 के नियम 104 ग के साथ पठित नियम 100 में निर्धारित रीति का अनुसरण करेंगे। ऐसे मामलों में गणना नहीं की जाएगी बल्कि मतगणना स्थगित की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी उस समय जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत तत्संबंधित सूचना भेज देंगे। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मतगणना अधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक, मतदान अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्याशी के साथ ही साथ जो निर्वाचन अधिकारी है, जो सहायक निर्वाचन अधिकारी है, उसको भी इस चीज़ की जांच करनी चाहिए। और अगर उन्हें कोई गड़बड़ी दिखती है तो तुरंत जो नियमावली की बात हमने ऊपर की उसके अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। वो राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत इसके संबंध में सूचित करेंगे और इस दशा में उस पेटी से संबंधित मतगणना नहीं होगी। इसमें अगला कि यदि कोई उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता किसी मतपेटिका में गड़बड़ी किए जाने के संबंध में आरोप लगाता है और निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है कि मतपेटिकाओं में गड़बड़ी की गई है, तो उसे इस संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी परिशिष्ट 4 के अनुसार अभिलिखित करनी होगी कि यदि कोई उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता मतपेटिका में गड़बड़ी का आरोप लगाता है, लेकिन अगर निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है, अगर निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट होगा तो वो तुरंत मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको रोक देगा। लेकिन अगर निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है तो उस दशा में एक परिशिष्ट 4 जो शिकायती पत्र है उसे भरा जाएगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये परिशिष्ट 4 आप कैसे भरेंगे। देखिए, ये है परिशिष्ट 4। हर प्रारूप को भरने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रारूप को आखिर भरेगा कौन। तो इसमें सबसे नीचे आप देख रहे होंगे कि हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी, यानी कि इस प्रारूप को आरओ या एआरओ भरेंगे। अब इसे भरना कैसे है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है मैंने का मतलब यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से है। श्री/ श्रीमती/ कुमारी, यहाँ पर आप शिकायतकर्ता का नाम भरेंगे। जो भी मतपेटिका की गड़बड़ी से संबंधित शिकायत करता है उसका नाम आप भरेंगे। उम्मीदवार के आगे वो शिकायतकर्ता किस उम्मीदवार से संबंधित है। अगर वो ग्राम प्रधान से संबंधित है तो यहाँ पर आप ग्राम प्रधान पद लिखेंगे। अगर वो ग्राम पंचायत सदस्य से संबंधित है तो वो पद लिखेंगे। अगर वो क्षेत्र पंचायत सदस्य से संबंधित है तो वो पद आपको लिख देना है। उसके बाद लिखा है कि पद / स्थान, वो जिस भी गांव या जिस भी स्थान का है उस गांव का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, विकास खंड का नाम लिख देंगे और जनपद का नाम लिख देंगे। अब जो अगली लाइन है इसे आप समझिए। देखिए, इसमें लिखा है की / के निर्वाचन अभिकर्ता / मतगणना अभिकर्ता। तो अगर उम्मीदवार खुद शिकायत करता है तो आप की पे टिक करेंगे, और अगर निर्वाचन अभिकर्ता शिकायत करता है तो आप निर्वाचन अभिकर्ता पे आप टिक कर देंगे, और अगर मतगणना अभिकर्ता ये शिकायत करता है तो आप उस पर टिक कर देंगे। की शिकायत दिनांक, और यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे, को देखा सुना। शिकायतकर्ता की शिकायत निम्नलिखित कारणों से निरस्त करने योग्य है।
कि शिकायतकर्ता ने जो भी शिकायत की है उसको किन कारणों से निरस्त किया जाता है। निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी उन कारणों को यहाँ पर उल्लेखित करेंगे। अगर एक कारण तो एक, दो हैं तो दो, जितने भी कारण होंगे उनको एक एक करके लिखना होगा। उसके बाद लिखा है कि अतः उक्त शिकायत खारिज की जाती है। इसके बाद यहाँ पर आरओ या एआरओ अपने सिग्नेचर करेंगे, विकास खंड का नाम लिखेंगे और जनपद का नाम लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी ऑब्लिक सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन समस्त उपस्थित व्यक्तियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़कर सुना देना चाहिए। जो कोई व्यक्ति उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। कि देखिए जो भी उपबंध हैं, जो भी नियम हैं उन्हें पढ़कर सुनाया जाएगा और अगर इसकी कोई अवहेलना करता है तो ये जो दोनों तरह के पनिशमेंट हैं उसके बारे में सभी को बताया जाएगा। इसमें अगला स्टेप है कि जैसे ही मतपेटिका खोली जाए निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका के अभिज्ञान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसमें बनाए गए चिन्हों की जांच करेगा। देखिए जब भी मतपेटिका को खोला जाएगा तो आरओ और एआरओ जो भी होंगे वो मतपेटिका में जहाँ पर छिद्र होता है वहाँ पर ग्रीन पेपर सील लगा है, लीवर और उसका जो हैंडल होता है वो सही पोजीशन पे है कि नहीं, लीवर और हैंडल को सही ढंग से लॉक किया गया है कि नहीं, ये सभी जांच कर लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप है उपयुक्त रीति से मुहरों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर लिए जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका को खोलकर उसमें सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाला जाएगा। देखिए जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कोई गड़बड़ी नहीं है तो उसके बाद मतपेटिका को खोला जाएगा और उसमें जितने भी मतपत्र हैं उन्हें सबको मेज पर रखा जाएगा या निकाला जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है कि मतगणना अभिकर्ताओं को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि उन मतपेटिकाओं में से सभी मतपत्र बाहर निकाल लिए गए हैं और मतपेटिका पूर्णतः खाली हो गई है। देखिए जब सभी मतपत्रों को मेज पर निकाला जाएगा तो उसके बाद जो मतपेटिका होगी उसे जितने भी वहाँ पर मतगणना अभिकर्ता उनको दिखाया जाएगा और इस चीज़ को कंफर्म किया जाएगा कि मतपेटिका के अंदर अब कोई भी मतपत्र शेष नहीं बचा है। इसमें नवा है कि इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि मतपत्रों को मतपेटिका से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर उधर न हो जाए। देखिए जब मतपेटिका से मतपत्रों को निकाला जाएगा और मेज पर रखा जाएगा तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई मतपत्र मेज से गिरकर इधर उधर न गिर जाए। इसमें अगला स्टेप है कि गणना मेज पर ग्राम पंचायतवार मतदान स्थलों की मतपेटियां रखी जाएंगी। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त हुई हैं तो ऐसी सभी मतपेटिकाओं को उससे संबंधित ग्राम पंचायतों की हो रही मतगणना की मेज पर एक साथ रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप बात को समझिएगा, जब भी आपको कोई मतपेटिका दी जाएगी गणना के लिए तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो जो मतपेटिका है वो किस ग्राम पंचायत के और किस मतदेय स्थल की मतपेटिका है। और अगर उस मतदेय स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयोग की गई हैं यानी कि उस बूथ पर अगर एक से अधिक मतपेटिकाएं यूज़ हुई हैं तो उस मतपेटिका को भी साथ में पहली वाली मतपेटिका के साथ में रख दिया जाएगा। यानी कि अगर एक बूथ पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त हुई हैं तो उन सभी मतपेटिकाओं को एक साथ मेज पर रखा जाएगा और उसकी गणना की जाएगी। इसमें अगला स्टेप है गणना की मेज पर संबंधित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं के साथ मतपत्रों का लेखा भी दिया जाएगा जो मतदान स्थल से प्राप्त हुए हों। मतपेटिका से प्राप्त मतपत्र लेखा भाग 1 के अनुसार मतपत्रों का मिलान करके उस मतपत्र लेखा भाग 2 परिशिष्ट 3 में भरा जाएगा। देखिए जैसे ही आप संबंधित मतदेय स्थल की सभी पेटियों को जब मेज पर खाली करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप पोल के बाद मतपेटियों को जमा कर रहे थे तो आपने सभी पदों का एक एक प्रति मतपत्र लेखा उस मतपेटिका के साथ में बांधा था। तो देखिए उसमें आपने भाग 1 को भरा था यानी कि मतपत्र लेखा के भाग 1 को भरा था। अब क्या होगा कि जब आप मतपेटिका को खाली करेंगे और उसमें से जब मतपत्रों को गिनेंगे तो आपको उसी के आधार पर उसी मतपत्र लेखा का जो भाग 2 है उसे भरना होगा। कैसे आप भरेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें अगला है कि मतगणना कक्ष ऑब्लिक हॉल में किसी मतदेय स्थल पर चारों पदों के लिए मतगणना मेज पर मतपेटी खोली जाएगी। मतपेटी खोलने पर यदि किसी मतपेटी में भिन्न प्रकार का मतपत्र मिलता है तो उसे अलग रख लेंगे। देखिए आपने 4 पदों से संबंधित चुनाव करवाया है तो जब भी आप किसी मतदेय स्थल की मतपेटी को मतगणना मेज पर खाली करेंगे तो उन 4 पदों के अलावा अगर कोई अन्य कागज या मतपत्र आपको दिखता है तो आप उसे अलग रख लेंगे। अब इसमें अगला स्टेप है कि चारों पदों के मतपत्रों को अलग अलग छांटकर उनकी पदवार 50-50 की गड्डियों में स्लिप के साथ बिना उम्मीदवार के मत की गणना किए हुए रखा जाएगा। अंतिम गड्डी 50 से कम मतपत्रों की हो सकती है, उसमें स्लिपों पर मतपत्रों की संख्या लिख दी जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा
कि जब भी आप मतपेटी को खाली करेंगे तो उसमें चारों पदों से संबंधित मतपत्र होंगे। अगर कहीं 3 पदों पर चुनाव हुआ है तो वहाँ पर 3 ही पदों से संबंधित मतपत्र होंगे। अब देखिए आपको पदवार, जैसे ग्राम प्रधान पद है, ग्राम पंचायत सदस्य का पद है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का पद है और जिला पंचायत सदस्य का पद है, तो हर पद के जो मतपत्र होंगे आपको प्रत्याशीवार नहीं, हर पदवार आपको क्या करना है कि उनकी 50-50 की गड्डी बनानी है। मान लीजिए कि उस मतपेटिका से जो आपने मतपत्र बाहर निकाले हैं उसमें ग्राम प्रधान पद के 153 मतपत्र थे। अब आपको क्या करना है कि इन 153 मतपत्रों का आपको गड्डी के फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए भी शर्त है कि आपको 50-50 की गड्डियाँ बनानी है। तो देखिए क्या होगा कि 50-50 की तो 3 गड्डियाँ बन जाएंगी, यानी कि 50-50-50 कितना हो गया 150, और अभी भी क्या बचे आपके 3 मतपत्र बचे हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले जो आपने 50-50 की 3 गड्डियाँ बनाई हैं उसे आप रबड़ बैंड से बांध देंगे, उस पर एक स्लिप रख देंगे और उस पर लिख देंगे आप कि इसमें कुल कितने मतपत्र हैं। इसी तरह से आप तीनों गड्डियों को क्या करेंगे, रबड़ बैंड से उसे आप बांध दीजिएगा। उसके बाद जो 3 मतपत्र बचेंगे लास्ट में, क्योंकि 153 मतपत्र थे, तो 3 मतपत्रों को भी आप एक रबड़ लगा दीजिएगा, उसके ऊपर आप लिख दीजिएगा या एक पर्ची पे लिख दीजिएगा कि इसमें 3 मतपत्र हैं। ऐसे ही आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य, ऐसा ही आपको ग्राम पंचायत सदस्य और ऐसा ही आपको जिला पंचायत सदस्य के जो मतपत्र होंगे उनकी भी गड्डियाँ बना लेनी हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि अभी आप पदवार बना रहे हैं, उम्मीदवार वार नहीं बना रहे हैं, प्रत्याशीवार नहीं बनाना है आपको। और मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि चारों मतगणना अधिकारी अपने पास एक वाइट पेपर रख लेंगे और उस पर ये लिखते रहेंगे कि किस पद की कितनी गड्डियाँ उन्होंने काउंट की हैं और कितनी गड्डियाँ उन्होंने बनाई हैं। अब देखिए जब आप ये कार्य कर लेंगे तो उसके बाद आपको मतपत्र लेखा भाग 2 भरना है। अब आइए मैं आपको बता दूंगा कि मतपत्र लेखा भाग 2 आप कैसे भरेंगे। अब देखिए आपको स्क्रीन पर परिशिष्ट 3 मतपत्र लेखा भाग 2 दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मतपत्र लेखा भाग 2 भरेगा कौन। तो इसको गणना पर्यवेक्षक भरेंगे और उसके बाद निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। अब देखिए ये मतपत्र लेखा भाग 2 वही है जब आपने पोल करवाया था और जब आपने मतपत्र लेखा सभी पदों का अलग अलग बनाया था, जिसे आपने मतपेटिका पर बांधा था। तो जब मतपेटिका को खाली किया गया तो उन मतपत्र लेखाओं को गणना पर्यवेक्षक ने अपने पास में रख लिया है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जैसा कि आपने जब पोल हुआ था उस समय आपने सभी पदों का अलग अलग मतपत्र लेखा बनाया था, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो मतपत्र लेखा भाग 2 होगा वो सभी पदों का अलग अलग बनेगा। और इसे भरने के लिए आपको मतपत्र लेखा भाग 1 की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले आपको भरना है कि मतपेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या। अब देखिए जैसे कि अगर आप ग्राम प्रधान पद के लिए ये मतपत्र लेखा भाग 2 भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ग्राम प्रधान पद से संबंधित मतपत्रों की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर लिखा है कि मतपेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या। तो देखिए जब आपने सभी पदों से संबंधित मतपत्रों को मतपेटिका से जब बाहर निकालकर गिना था तो उसमें ग्राम प्रधान पद के आपको कुल कितने मतपत्र मिले, वो आपने बंडल बनाए हैं, 50-50 के बंडल बनाए हैं और जो खुला लास्ट में बचा था उसको आपने रबर बैंड से बांधा है। तो आपने उसकी टोटल जो काउंटिंग है वो भी लिख ली होगी। मैंने कहा था आप सादे कागज़ पे लिख लेंगे और अपने गणना पर्यवेक्षक को बताइएगा। तो देखिए गणना पर्यवेक्षक को जब आप बताएंगे तो वो संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि ग्राम प्रधान पद के 153 मतपत्र आपको मतपेटिका में से मिले, तो आपको यहाँ पर 153 लिखना होगा, यानी कि गणना जो पर्यवेक्षक होंगे वो 153 यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें दूसरा है कि यदि कोई अंतर हो तो उल्लेख करें। अब ध्यान से देखिए कि मतपत्र लेखा भाग 1 में 5वां बिंदु था कि मतपेटी में डाले गए कुल मतपत्रों की संख्या, अब उससे मैच करवाया जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ पर भी कितनी संख्या है, 153 ही संख्या है, तो अगर कोई अंतर नहीं आता है तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पर आपने लिखा है कि मतपेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या आपने 153 लिखी, तो ये जो संख्या होगी वो मतपत्र लेखा भाग 1 में जो 5वें बिंदु पर जो संख्या होगी उसके बराबर होगी या उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि मतपेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या 151 है, तब यहाँ पर जो दूसरा बिंदु कि यदि कोई अंतर हो तो उल्लेख करें, तो अंतर कितने का आ गया, 153 माइनस 151 बराबर 2, यानी कि 2 का अंतर आ जाएगा। देखिए ऐसी परिस्थिति तब आती है कि जब मतदान करते समय जो मतदाता होता है वो गलती से एक आध मतपत्र अपने साथ में लेके चले जाता है, तब ये सिचुएशन आ सकती है। उसके बाद क्या करेंगे, गणना पर्यवेक्षक यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, स्थान और दिनांक लिखेंगे। उसके बाद जो निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और स्थान दिनांक यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप है कि सदस्य ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्रों को अलग अलग बंडलों में रखा जाएगा। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब आप मतपेटिका से मतपत्रों को बाहर करेंगे तो सभी पदों के जो मतपत्र हैं उनका आपको अलग अलग बंडल बनाने हैं।
इसमें अगला बिंदु है कि यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थल की मतपेटियों में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुवेदक सील में वार्डों के क्रमांक देकर छंटनी कर ली जाएगी। मान लीजिए कि जिस मतदेय स्थल से संबंधित आप मतपेटिका में मतपत्रों की काउंटिंग कर रहे हैं उसमें दो से अधिक वार्डों से संबंधित ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ है, तो आपको करना क्या है कि उनकी आपको अलग अलग गड्डियाँ बनानी होंगी। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो आपको मतपत्र होगा उसके जब पीछे आप पलटेंगे तो उस पर जो सुवेदक सील वाली मुहर लगी है उसमें वार्ड क्रमांक जरूर लिखा होगा, तो आपको वार्डों का क्रमांक देखकर और फिर उसके आधार पर आपको अलग अलग गड्डियाँ बनानी होंगी। इसमें अगला बिंदु है कि उपयुक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। पहले ग्राम पंचायत सदस्य, तदुपरांत ग्राम प्रधान, फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों की गणना की जाएगी। देखिए, अभी तक आपने सभी पदों से संबंधित जो मतपत्र थे उनकी गड्डियां बनाई थी, आपने उम्मीदवार के हिसाब से नहीं बनाया था। अब आपकी मेन गणना स्टार्ट होगी कि आपने जो अलग अलग पदों से संबंधित मतपत्रों की गड्डियां बनाई हैं, अब आपको हर पदों से संबंधित गड्डियों को फिर खोलना होगा। अब आपको उन गड्डियों में से उम्मीदवार के हिसाब से अब जो मतपत्र होंगे वो गिनने होंगे। मान लीजिए कि ग्राम प्रधान पद पर 6 उम्मीदवार खड़े हैं, तो ग्राम प्रधान पद पर अभी कितने मतपत्र आपने निकाले थे? 153, यानी कि 3 गड्डी और 3 खुले थे। अब उनको आपको खोलना होगा। अब आपको उन 6 उम्मीदवारों ने अलग अलग कितने मत प्राप्त किए हैं उनकी आपको अलग अलग गड्डियाँ बनानी होंगी। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला होगा कि आपको, जैसे पहला जो उम्मीदवार है उसने 55 मतपत्र प्राप्त किए हैं, तो आप क्या करेंगे कि 50 की एक गड्डी बना लेंगे और जो 55 में 5 बच गया उसकी आप एक अलग गड्डी बना लेंगे। इसी तरह से आपको हर पद का अलग अलग उम्मीदवार के हिसाब से अब काउंटिंग करनी है। इसमें एक क्रम बताया गया कि सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत सदस्य का, फिर ग्राम प्रधान का, फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य का और फिर जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों की गणना करनी है। इसमें अगला बिंदु है कि वैध मतों की 50-50 की गड्डियां प्रत्येक उम्मीदवार के अनुसार अलग अलग बनाई जाएगी। पिछले वीडियो में हमने आपको स्वीकृत और अस्वीकृत मतों के बारे में बताया था कि कौन से मत कब स्वीकृत किए जाएंगे और कौन से मत कब अस्वीकृत किए जाएंगे। तो स्वीकृत का मतलब है वैध मत, कि वैध मतों की 50-50 की गड्डियां प्रत्येक उम्मीदवार के अनुसार अलग अलग बनाई जाएगी। आप जिस भी पद से संबंधित काउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको उस पद का अलग अलग उम्मीदवार के हिसाब से 50-50 वैध मतों की गड्डियां बनानी है। जैसे अगर आप ग्राम प्रधान पद के जो मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग उम्मीदवार के हिसाब से कर रहे हैं, तो जो वैध मत होंगे, जो अवैध होंगे या अस्वीकृत होंगे, उनको आप अलग छाट देंगे। वो कंडीशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कब कब कौन कौन से मतपत्र अस्वीकृत होंगे, उनको अलग छांट लीजिए। उसके बाद उम्मीदवार के हिसाब से आपको क्या करना है, वैध मतों की 50-50 की गड्डियां बनानी है। इसमें अगला बिंदु है कि प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची प्रपत्र 43 लगा दी जाएगी, जिसमें बंडलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवारों का नाम लिखा जाएगा। अब देखिए, जब आप वैध मतों की काउंटिंग उम्मीदवारों के हिसाब से कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक गणना पर्ची यानी कि प्रपत्र 43 भरना है। उसमें सभी डिटेल भरनी होती है कि किस उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, उनकी बंडल के हिसाब से संख्या लिखनी होती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको गणना पर्ची प्रपत्र 43 अलग अलग पदों के हिसाब से आप कैसे भरेंगे। देखिए, जब आप प्रत्याशीवार वैध मतों की गणना हर प्रत्याशी के हिसाब से कर लेंगे, उसके बाद आपको हर पद का गणना पर्ची भरना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सामान्य ऑब्लिक उप निर्वाचन, तो आप लिख दीजिएगा इसके आगे सामान्य निर्वाचन 2021। इसके बाद लिखा है कि पद ऑब्लिक स्थान प्रधान ऑब्लिक सदस्य ग्राम पंचायत ऑब्लिक सदस्य क्षेत्र पंचायत ऑब्लिक सदस्य जिला पंचायत के वार्ड ऑब्लिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या। तो देखिए, आपको जिसके लिए ये मतगणना पर्ची बनानी है या गणना पर्ची बनानी है उस पर आपको टिक करना होगा। मान लीजिए कि आप सदस्य ग्राम पंचायत के लिए ये गणना पर्ची भर रहे हैं, तो आप सदस्य ग्राम पंचायत पर टिक कर देंगे और बाकी सबको आप काट देंगे। नाम यदि कोई हो तो आप इसको भी काट दीजिएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम आप भर देंगे। उसके बाद मतदान स्थल क्रमांक व नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। वो आपकी मतपेटी पे जो बाहर बोरी है या जो आपको मतपत्र लिखा मिला है उस पर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मतदान स्थल का क्रमांक व नाम क्या है। उसके बाद गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या, कि जो टोटल मतपत्र हैं जिसके आधार पर आपने गणना की है वो लिखेंगे और बंडलों की संख्या आप लिख लेंगे, वो आपने ऑलरेडी कागज़ पर लिखा हुआ है। उसके बाद कुल मतपत्रों की संख्या, जैसे अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के कितने मतपत्र प्राप्त किए हैं उसकी डिटेल अगर आप इस गणना पर्ची पे लिखने जा रहे हैं, तो कुल मतपत्र की संख्या कितनी है, यानी कि हर उम्मीदवार ने टोटल जो मतपत्र प्राप्त किए हैं उनका जो सम है, उसका जो टोटल है आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर देखिए, इसमें सबसे पहला कॉलम में क्रमांक, उसके बाद उम्मीदवार का नाम, उसके बाद है वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या और फिर वैध मतपत्रों की संख्या। तो जैसे क्रमांक में आप 1 डालेंगे, पहले उम्मीदवार का नाम लिखेंगे, फिर वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या।
मान लीजिए कि जो पहला ग्राम पंचायत सदस्य का जो उम्मीदवार है उसने 66 मतपत्र प्राप्त किए, तो यहाँ पर क्या होगा कि 50 का तो एक बंडल हो गया और उसके बाद 16 का एक बंडल और होगा, तो यहाँ पर बंडलों की संख्या 2 हो जाएगी और वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी आगे 66। इस टाइप से आप जो दूसरा उम्मीदवार होगा क्रमांक 2 डालेगा, उस उम्मीदवार का नाम लिखेगा, वैध मतपत्रों के जो बंडल है उसकी संख्या लिखेगा और कुल मतपत्रों की संख्या लिखेगा। उसके बाद लास्ट में लिखा है कि संदिग्ध मतपत्रों की संख्या, तो आप वो लिख दीजिएगा जितने भी संदिग्ध मतपत्र हैं, नहीं है तो आप क्रॉस कर दीजिएगा। और अस्वीकृत मतपत्र, देखिए संदिग्ध मतपत्र और अस्वीकृत मतपत्र एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो आप स्थिति के अनुसार यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आप योग के अंतर्गत चाहें तो कुल बंडलों का योग भी लिख दीजिए और उसके आगे आप वैध मतों की संख्याओं का कुल योग लिख दीजिए। उसके बाद हस्ताक्षर गणना पर्यवेक्षक, यहाँ पर ये गणना पर्यवेक्षक भरेंगे तो यहाँ पर वो साइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी ऑब्लिक सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, विकासखंड और जनपद का नाम लिख देंगे। मेनली ये जो गणना पर्ची प्रपत्र 43 है उसे गणना पर्यवेक्षक जो चारों मतगणना अधिकारी हैं उनकी मदद से भरेंगे और लास्ट में इस पे आरओ या एआरओ सिग्नेचर कर देंगे। इसमें अगला पॉइंट है कि संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा, उस पर पर्ची लगाई जाएगी जिस पर संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिखी होगी। इन मतपत्रों पर निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम रूप से मान्य होगा। देखिए जितने भी संदिग्ध मतपत्र होंगे हर पद से संबंधित उनको आप अलग कर लेंगे, उसके ऊपर पर्ची लगा देंगे और उस पर लिख देंगे पदवार, यानी कि किस पद का संदिग्ध मतपत्र है उसकी संख्या कितनी है वो लिख देंगे। इस पर जो अंतिम विचार होगा वो निर्वाचन अधिकारी करेगा, उसको देखेगा, उसकी जाँच करेगा कि ये संदिग्ध है कि नहीं, और उसके बाद अगर वो काउंटिंग लायक होगा तो काउंटिंग में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज उनको छोड़ दिया जाएगा। इसमें 20वां है कि निवेदित मतपत्र वाला कोई भी लिफाफा न खोला जाएगा और न ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जाएगी। देखिए जो निवेदित मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग उसके साथ में नहीं करनी है जो आपकी मेन काउंटिंग है, न तो उसका आपको लिफाफा खोलना है। उसका यूज़ आप कब करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद इसमें जो 20वीं प्रक्रिया है वो ये है कि मतपत्रों की गणना के बाद उनका विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर अंकित किया जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा आप मेरी बात को समझ लीजिए, आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी प्रपत्रों से संबंधित। देखिए अभी मैंने आपको एक गणना पर्ची 43 बताई, तो गणना पर्ची 43 में आपने क्या किया कि सभी पदों से संबंधित जितने भी बंडल और जितने भी वैध मतपत्र आपको मिले थे वो हमने आपको ऊपर बताया कि वो आप कैसे भरेंगे। अब देखिए हर पद से संबंधित 2 फॉर्मेट आपको भरने हैं, जिसमें जो पहला फॉर्मेट होगा वो संयुक्त रूप से गणना पर्यवेक्षक और सहायक निर्वाचन या निर्वाचन अधिकारी भरेगा, लेकिन उसका जो अगला वाला जो आपका प्रारूप होगा उसे केवल निर्वाचन अधिकारी भरेगा, वो रिजल्ट से संबंधित होता है। तो देखिए इसमें जो पहला लिखा है कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र 44, कि ग्राम पंचायत सदस्य का जो फाइनल प्रपत्र होगा जिसमें रिजल्ट लिखा जाएगा वो 44 प्रपत्र होगा। इससे पहले आप 43 प्रपत्र भर चुके हैं। उसके बाद ग्राम प्रधान के लिए जो प्रपत्र भरा जाएगा वो 45 और 46 भरा जाएगा, 2 हो गए ये भी। उसके लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जो प्रपत्र भरना है वो 47 और 48 भरना है, ये भी 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य के लिए जो प्रपत्र भरा जाएगा वो 49, 50 और 51 3 प्रपत्र भरने हैं आपको। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो प्रपत्र आपके 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 आप कैसे भरेंगे, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले इस प्रक्रिया में जो सबसे अंतिम पॉइंट है उसे भी आप सुन लीजिए कि वैध मतपत्रों की जांच हो जाने पर तथा गणना पर्चियों में आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों के शुद्ध किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी ऑब्लिक सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक लिपिक की सहायता से गणना का परिणाम लिखा जाएगा तथा उसका सत्य परीक्षण किया जाएगा। जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, यानी कि ये 44 से लेकर 51 तक सारे प्रपत्र भर लिए जाएंगे, तो उसके बाद निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी जो सहायक लिपिक है उसकी सहायता से गणना का परिणाम लिखेंगे। इससे संबंधित एक प्रपत्र 56 है, 51 के बाद सीधे 56 है जिस पे निर्वाचन का परिणाम लिखना है, तो उस पर जो आपके निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं वो निर्वाचन का परिणाम लिखेंगे। अब देखिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो गया, 22-23 मिनट का हो गया है, तो प्रपत्र 44 से लेकर 51 तक आप कैसे भरेंगे, जस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो पोस्ट होने वाला है, आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि विभाग से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपको समय से मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।